So this is chapter number 8. We are moving to chapter number 8, that is the legal and regulatory environment. So basically इस चैप्टर में जितने लीगल थिंग्स होते हैं जो रेगुलेटरी होते हैं, सेबी के बारे में बात होगा इसमें कि सेबी के कौन कौन से रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बात होगा, एंड रेगुलेशन इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में बात होगा। उसके बाद ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर्स के बारे में बात होगा। सो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। So the chapter name is regulatory, legal and regulatory environment. So basically स्टॉक मार्केट में देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेशंस होते हैं और थोड़ी एक छोटी सी लूप होल से बहुत बड़े स्कैम हो जाते हैं। लाइक हर्षद मेहता एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि एक छोटा सा लूप होल्स था। तो टॉपिक है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, दैट इज ये एक्ट बनाया गया है। दूसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, हर्षद मेहता स्कैम हुआ उसके बाद इसको बनाया गया सेबी एक्ट 1992 कि इसको स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करेगी एक पर्टिकुलर संस्था, दैट इज सेबी। एंड रेगुलेशन इन ट्रेडिंग, सो पर्टिकुलर रेगुलेशंस होगा ट्रेडिंग में, जैसे एनएससी बीएससी को सेबी की तरफ से रेगुलेशन मिलेंगे, एंड एनएससी बीएससी क्या करेगी, वो ब्रोकर्स को, जो भी ब्रोकर रजिस्टर्ड होंगे, ट्रेडिंग मेंबर्स रजिस्टर्ड होंगे उनके पास, वो रेगुलेशंस उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है रेगुलेशन इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली इसमें ये होगा कि जैसे आपका रेगुलेशन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में रिस्क में कि कितना आपने, अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर है जो किसी भी उसको अपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को कितना फंड जमा कर रखा है तो उसको कितना लीवरेज मिलेगा, कितना, अगर आप 1 करोड़ जमा कर रखे हो तो आपको कितना 70%, 75%, 50% इस बेस पे दिया जाएगा। फिफ्थ टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप एंड डेरिवेटिव सेगमेंट। सो देखिए, पहली बात, सभी ब्रोकर्स को ये डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए मेंबरशिप नहीं मिलता है। आपको वहाँ पे क्या होता है, जैसे ब्रोकर है, कोई एक ब्रोकर है, मान लेते हैं कि मैंने ओपन किया डिकोडिंग फाइनेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो मुझको एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करना पड़ता है मेंबरशिप के लिए, एनएससी में या बीएससी में, हम जहाँ भी ओपन अपना मेंबरशिप ले रहे हैं, एनएससी बीएससी सेबी से रजिस्टर्ड होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। उसके बाद हमें एनएससी बीएससी, अगर हम कमोडिटी में भी जा रहे हैं तो हमें एमसीएक्स में भी मेंबरशिप लेना पड़ेगा डेरिवेटिव सेगमेंट का पर्टिकुलर, लाइक इंडेक्स ऑप्शन का, स्टॉक्स डेरिवेटिव, स्टॉक्स का ऑप्शन है, फिर डेरिवेटिव सेगमेंट का इंडेक्स का ऑप्शन। ओके, सिक्स्थ टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बाय टीएम और सीएम। सो टीएम मीन्स ट्रेडिंग मेंबर और सीएम मीन्स क्लियरिंग मेंबर। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो एक प्रोसीजर्स होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि आप अगर कहीं डिफॉल्ट कर रहे हो तो क्लियरिंग मेंबर अगर डिफॉल्ट कर दे रहा है, इससे उनको मिला हुआ था कुछ लीवरेज, उनको यूज कर लिया कुछ ज़्यादा एवरेज, तो ये सारी चीज़ें वेल रेगुलेटेड मैनर पे होंगी। सेवन टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज आउटेज। सो आप एक प्रोसीजर होगा पर्टिकुलर कि आप स्टॉक एक्सचेंज के आउटेज को कैसे हैंडल करोगे, ये डिसाइड किया जाएगा। सेबी ने दे दिया एक्सचेंजेस को, एक्सचेंज अब देंगे ब्रोकर्स को। सो अब हम चलते हैं चैप्टर पे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन वेटेज भी है, तो वेटेज बता देते हैं इसका। वेटेज लेके चलते हैं, 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। जो चैप्टर नंबर 8 है उसका वेटेज टोटल 5 मार्क्स का है। सो देखिए, ये चीज़ आपको बैकएंड टीम में ज़्यादा, ऑपरेशंस में ज़्यादा काम आती है, रेगुलेशंस में। बट हाँ, अब देखिए बैकएंड टीम काम क्या करती है, बैकएंड टीम का काम केवल होता है गलतियों को ढूंढना। बट इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर, तो आपको फ्रंट में आपको काम करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ वायलेशन को, मतलब वायलेट कर देंगे किसी भी लॉ को, या फिर कोई गलती ना कर देंगे। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 8। सो ये है चैप्टर नंबर 8 अपना। अब इसको हम देख लेते हैं, बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इसको पढ़ने के बाद क्या क्या हम सीखेंगे। सो डिफिनीशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। ये एक्ट याद रखना कि जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डिफिनीशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स दिया हुआ है किस एक्ट के द्वारा, तो उसमें 3-4 एक्ट दे देंगे, तो आपको ये याद रखना है कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन 1956 के तहत डिफिनीशन दिया गया है सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स का।
सेकंड है फंक्शंस ऑफ सेबी। सो सेबी के एक बेसिक फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, कैसे सेबी किस एक्ट के द्वारा बनी हुई है, 1992 के द्वारा बनी हुई है। सिंपल है, आप याद रखना कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ 1992 में, उसके बाद डिसाइड किया गया। ठीक। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव मार्केट ट्रेडिंग। रेगुलेटरी वही जैसे आपके पास कितना फंड जो ब्रोकर हाउस में जमा कर रहे हैं, किस किस उसमें ट्रेड करेंगे। क्लियरिंग सेटलमेंट, क्लियरिंग है, सेटलमेंट है, एंड रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज अर्लियर चैप्टर, हम लोग चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप एंड डेरिवेटिव सेगमेंट। सो जो लोग मेंबरशिप ले चुके हैं उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो बेसिकली इन डेरिवेटिव सेगमेंट में। ठीक। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। So the trading of derivative is governed by provisions contained in the Security Contract Act 1956, the Securities Exchange Board of India Act 1992, दो हो गए, and rule and regulations found there under and other rules and bylaws of stock exchanges. So stock exchanges भी rules बनाते हैं इसमें, एक तो ये दो एक्ट हो गए, इनके तहत रेस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रूल बनाते हैं पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सो अभी देखिए ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक। सो आप इसको पढ़िएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। लाइक आप कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में 1956 में द एक्ट एम टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। सो इसका एम क्या है याद रख लो, इतना याद रख लो कि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है उसका एम क्या है। सो एम है प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। इट गवर्न द ट्रेडिंग ऑफ securities in India. Okay, the term securities has been defined in the section 2H of Securities Contract Regulation Act. Okay, सो आप इसको, हमें नहीं लगता कि ये वाला पूछा जाएगा, बट हाँ ये चीज़ आप पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए आइडिया। अब सिक्योरिटीज होता क्या है, द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड, सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इक्विटी बोल देते हो आप शेयर्स को, सिक्योरिटीज बोल देते हो, शेयर्स बोल देते हो। ठीक। सो इसका हिंदी बेसिकली अंश होता है, लेकिन आप इक्विटी याद रखो, शेयर्स याद रखो। ठीक है। सो शेयर्स होता है, स्क्रिप्ट होता है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है। देखो ये सब बॉन्ड्स डिवेंचर्स पर्टिकुलर वर्ड हो गए, इनके और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको एक ब्रॉड में यूज करना है तो डिवेंचर्स, स्टॉक्स, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक अ नेचर इन आर ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आर अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड। डेरिवेटिव्स हो गया सिक्योरिटीज में। ठीक। यूनिट आर अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द investor such as investor in such scheme. Security received as defined a clause ZG of section 2 of the securitization and reconstructions of financial assets and enforcement of security interest act 2002. Then this topic also है, and uni certificate are investment issued to an investor by any issuer being a special purpose. सो इसको भी आप पढ़ना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आल्सो हो गया। सो ये इतने टाइप के जो है ये सिक्योरिटीज है। ठीक। यहाँ से यहाँ तक के। उसके बाद है सच अदर इंस्ट्रूमेंट राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। राइट्स होते हैं जब कंपनी, जैसे राइट्स वो चीज़ होता है कि कोई कंपनी जिसका शेयर आप पहले से लिए हुए हैं, मान लेते हैं कि एक कंपनी है ABC। ठीक। इसका आपने 10 शेयर्स ले लिया है, अब इसने राइट इशू किया कि जो इन्होंने हमारा शेयर पहले से होल्ड किए हुए हैं, और ये जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो मान लेते हैं कि 20 रुपीज़ चल रहा है। तो कंपनी बोली कि जो हमारे जो पहले से शेयर होल्डर हैं, आपने 10 शेयर होल्ड कर रखा है, सो जो पहले से शेयर होल्डर है वो 20 रुपीज़ पे ना लेके हम उनको अपना ये शेयर दे देंगे केवल 15 रुपीज़ पे, हम उनको कुछ छूट देंगे। दैट इज कॉल्ड राइट इशू अकॉर्डिंग टू द एक्ट। डेरिवेटिव डिफाइंड, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स का डिफिनीशन दिया हुआ है, इसमें से आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो आज सिक्योरिटी डेरिवेटिव फॉर्म अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। सो आपको ये भी पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ये सेबी का पूरा दिया हुआ है कि सेबी कैसे काम करती है, सेबी के मेन एम्स क्या है। सो यहाँ पे पढ़ रहे थे, इन पर्टिकुलर इट हैज पावर टू, सेबी के पावर क्या है, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। ओके। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, आप चाहे इंडिविजुअल
इन्वेस्टर हो, चाहे फिर सब ब्रोकर हो या फिर स्टॉक ब्रोकर हो। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट, जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है सेबी के अंतर्गत होगा, सेबी ही चेक करती है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंस्ट्रक्शन इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे स्टॉक एक्सचेंज एससी बीएससी हो गया तो एमसीएक्स हो गया, तो इनकी ऑडिट कौन करेगी? म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, उनके ऑडिट कौन करेगी? सेबी करेगी। जैसे अभी एनएससी को आईपीओ एनएससी का नहीं आया है, एनएससी खुद मार्केट में एक्सचेंज है, बीएससी भी बीएससी का आईपीओ है, बीएससी तो ट्रेड कर रहा है मार्केट में, लेकिन एनएससी नहीं है क्योंकि एनएससी को नहीं मिला है अप्रूवल सेबी से। अभी मिल चुका है, हो सकता है अगले साल या फिर नेक्स्ट 2-4 सालों में आ जाए, लेकिन हाँ अभी एनएससी नहीं ट्रेड कर रहा है मार्केट में, अभी एनएससी का अनलिस्टेड शेयर्स है। सो रेगुलेशन इन ट्रेडिंग, रेगुलेशंस क्या होते हैं? सो अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप, ये नाम जो है याद रखना, डॉक्टर एलसी गुप्ता सर का। So a committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta was set by the SEBI to develop the appropriate regulatory framework for derivative trading in India. On May 11, 1998, SEBI accepted the recommendations of the committee and approved the phased introductions of derivatives trading in India, beginning with stock index futures. अब ये नाम याद रखना एलसी गुप्ता सर का। एंड देन जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट किस में हुई थी? तो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में स्टार्ट हुई थी। पहली बात, स्टॉक के इंडेक्स फ्यूचर में स्टार्ट हुई थी, ना कि पर्टिकुलर कोई इंडेक्स बनाया गया था निफ्टी 50। द प्रोविजन, वही सिक्योरिटीज का, द प्रोविजन SCRA एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप्ड द देयर अदर गवर्न ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। तो अब ये सारे उसके दिए हुए हैं फीचर्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब एक्सचेंज शुड हैव मिनिमम 50 मेंबर्स, ये होना चाहिए। इसके एलिजिबिलिटी दिए हुए हैं, क्या क्या होना चाहिए एक एक्सचेंज के पास। अगर एक्सचेंज एक जैसे एनएससी या बीएससी कोई ओपन हो रहा है, उसको रजिस्टर होना है, तो क्या क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव ब्रोकर, डीलर और क्लियरिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू सीक आर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। दिस इज एडिशनल फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एज ब्रोकर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। सो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होना चाहिए, लेस नॉन अलाउेबल एसेट्स होनी चाहिए, like fixed asset, pledge security, member card, non-allowable securities, unlisted securities, bad derivatives, bad deliveries, doubtful debts and advances, prepaid expenses, intangible assets। ये बेसिकली फाइनेंस के टर्म्स हैं। इसको अगर आप बीकॉम किए तो बीकॉम में ही आपने पढ़ा होगा, शायद फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद 30% मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। देन अगेन अब ये पूरा जो सेबी का एक्ट है, ये पूरा वो किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख। तो ये सारी चीज एंड दिस सब्जेक्ट टू चेंज एज पर सेबी एंड एक्सचेंज रूल। सो सेबी एक्सचेंज रूल चेंज कर सकता है, जो कि चेंज होता भी रहता है। ये थ्योरी है बेसिकली, इसको पढ़िएगा। ये आपको पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये रूल्स है। सो यू हैव टू अवेयर द रूल्स। अगर आप रूल से अवेयर रहेंगे तो आपको काम करने में मार्केट में मजा आएगा, आपको मन लगेगा आपका। ठीक है। अब पेनाल्टी आर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर अंडर द सेबी, ये पढ़ लीजिएगा कि किस सस्पेंशन होता है। स्टॉक ब्रोकर वायलेट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, स्टॉक ब्रोकर डज नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, स्टॉक ब्रोकर फेल टू रिसॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। लाइक स्टॉक ब्रोकर, मान लेते हैं कोई स्टॉक ब्रोकर है, ABC स्टॉक ब्रोकर है, डिकोडिंग फाइनेंस एक स्टॉक ब्रोकर है। अगर आप मेरे क्लाइंट हैं और मैं आपकी क्वेरी को नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आप सेबी के पास जाएंगे, सेबी के स्कोर प्लेटफॉर्म पे आप कंप्लेन करेंगे, सेबी हमें तुरंत वो मेल FIR डालेगी कि आपका कोई आपके क्लाइंट का क्वेरी है, आप सॉल्व कीजिए। अगर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो देन दे कैन कैंसिल, बट कैंसिल इतना जल्दी नहीं होता है। वी आर एबल टू सॉल्व योर क्वेरी। तो द स्टॉक ब्रोकर इंक्लूड इंडल्ज इन मैनिपुलेटिंग, अगर मैनिपुलेटिंग में कर रहा है, जैसे हर्षद मेहता का ग्रो मोर था, प्राइस रिगिंग एंड द कॉर्नरिंग ऑफ द मार्केट, अगर वो पंपिंग डंपिंग का काम कर रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर फाइनेंशियल पोजीशन डिटेरियोरेट सस्टेनेबिलिटी, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा लिवरेज दे दिए हो, ऐसा लग रहा है कि आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे ना। द स्टॉक ब्रोकर फेल टू पे फीस, आप जो रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप लेते हैं ना, वो फीस आपको पे करना है। स्टॉक ब्रोकर वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टॉक ब्रोकर सस्पेंड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। सो आप कोई भी अगर वायलेट करते हो इनमें से, तो आपको सस्पेंशन मिल जाएगी, देन यू आर नॉट एबल टू अगेन बिकम अ स्टॉक ब्रोकर। या फिर आपको कुछ सालों के लिए रोक दिया जाएगा कि आप 4 साल तक ट्रेड नहीं कर सकते हो, ऐसा भी होता है। रेगुलेशन इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। So anybody interested in taking membership of FNO segment is required to, FNO segment means future and option. So anybody interested in taking membership of FNO segment is required to take membership of capital market and FNO segment. आपको ये लेना पड़ेगा।
are capital market, wholesale debt market or F&O segment. A membership for capital market and F&O segment gives member the right to execute trades and to clear and settle the trades executed by the member in these segments. Similarly, a membership for capital markets, wholesale debts market and F&O segment gives the member a right to execute trades and to clear and settle the trades executed by the members in these segments. An existing member of current clearing members segment can also take membership of F&O segment. सो ये बेसिकली ये दिया हुआ है कि आप कैसे सेटलमेंट होगा, क्लियरिंग कैसे होगा, एंड देन फर्दर आगे यू विल गेट अ रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कारपोरेशन एक बहुत बड़ी मीडिएटर है मार्केट की. कलेक्शन ऑफ मार्जिन ऑन अ डेली टाइमली बेसिस, मार्जिन का कलेक्शन करेगा, स्मूथली ऑपरेशन, मार्जिन में कितना पैसा उसको चाहिए, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द डेली क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. आप जानते हो कि अगर 1 बजे के पहले आपने कोई ट्रेड लगाया है तो विद इन डे आपका सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन 1 बजे के बाद अगर करते हैं तो नेक्स्ट T+1 डेज लगता है. एक्टिंग एज अ लीगल काउंटर पार्टी फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट, मॉनिटरिंग द पोजिशंस इन डेरिवेटिव्स एंड कैश सेगमेंट, deciding daily settlement price, keeping a consistent record of margin at client level, ensuring that client margin are not appropriated against brokers dues. ओके ये सारी चीजें इसको आप पढ़ लीजिएगा. देन अगेन सम ऑफ द रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन व्हिच डेरिवेटिव सेगमेंट्स ऑफ स्टॉक exchange has provided the SEBI. So occasion when 99% value at risk war बोलते हैं, limit has been violated, defaulted by broker member, daily market activity report and डेली मार्केट रिपोर्ट. ये पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा आपका उसमें आ सकता है क्रोनोलॉजी में कि कौन सा कैसा क्रोनोलॉजी कैसा होता है. ठीक. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड गारंटी फंड TGF to guarantee settlement of bona fide transaction of the members of the exchange, to include confidence in the mind of market participant, to protect the interest of the investor in securities. Now eligibility criteria for membership and derivative segment, ये आप कौन सा ब्रोकर एलिजिबल होगा, एलिजिबल होंगे, उनके पास क्या चीज़ होना चाहिए. तो बैलेंस शीट, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट. सो ये नेटवर्थ आपका जो होना चाहिए 3 CR का होना चाहिए. ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा आप. सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड अ नेट वर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 crores फॉर क्लियरिंग मेंबर्स. द क्लियरिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट्स. देखो आपके पास एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पास इतने का 3 crore का आपके पास कैपिटल है. फॉर द नेट वर्थ ऑफ एवरी 6 months टू द एक्सचेंज. Liquid net worth requirement, also certificate requirements, also these are certificate with different SEBI certificate, all these things you have to need. Standard operation procedure in the case of default by TM and CM. Okay, trading member and clearing member. So standard operating procedure in the case of default by TM. अब देखो स्टैंडर्ड, अगर कोई आपका ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर डिफॉल्ट हो जाता है तो सेबी हैज सम स्पेसिफिक रूल्स. Like SEBI has laid down the actions to be taken by stock exchange, clearing corporation and depositories whenever they see any warning signal of the possible default by TM or CM. On receiving any such warning signals, the exchange, NSE, BSE, clearing corporations, CDSL, NSDL and depository, that is CDSL and NSDL, two depositories there, are required to act in the manner laid down in standard operating procedure SOP to protect the interest of non-defaulting client of the TM. So आपके पास डिपॉजिटरी, जब DP की बात होती है तो CDSL एंड NSDL, these are 2 डिपॉजिटरीज, ये आपको एज अ डिपॉजिटरी काम करती हैं. The clearing member of the trading is also required to take a necessary action laid down in the SOPs. And interim measures, the stock exchange has clearing corporation are required to settle the credit balance ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. देखिए बेसिकली ये होता क्या है, ये सब प्रोसीजर कि आप कैसे कोई ट्रेडिंग मेंबर अगर डिफॉल्ट हो जा रहा है तो उसको कैसे रोकना है. सो ये आपको 2-3 बार पढ़ोगे देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज आउटेज. ओके, ये हो गया. इधर ये दिया हुआ है कि पूरा प्रोसीजर्स है कि द एक्सचेंज सफरिंग फ्रॉम एनी आउटेज. आउटेज मीन्स अफेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज. ओके, must inform SEBI immediately on occurs of the outage through an email. So the market participant and their MII must be informed immediately or at least 15 minutes before outage through broadcast message at any publishing on its website. Okay, so
This is the whole topic. Now again, this is a scenario extension of trading hours and scenario. So these are, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो. Presumption of normal trading at least 1 hour before reduced market closure, no change in the trading hour required ना, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए. Now we have a questions, set of questions. So we are going to solve the questions also. So here on the governing council of the clearing corporation of the derivative segment, broker member are allowed. Absolutely no. See, on the governing council of the clearing corporation के governing council में derivative segment का जो broker member होगा allowed होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर वही अलाउड हो जाएगा, जैसे ऐसा हो गया कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव सेगमेंट, ब्रोकर मेंबर्स, अगर ब्रोकर मेंबर्स किसी के क्लियरिंग मेंबर में काउंसिल में गवर्निंग काउंसिल में शामिल होगा तो अपने पक्ष में फैसला देगा ना, तो इसलिए शामिल नहीं होगा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड गारंटी फंड एट द एक्सचेंजेस, सी द गारंटी सेटलमेंट ऑफ बोनाफाइड ट्रांजेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज टू inculcate confidence in the mind of market participant, to protect the interest of the investors in securities. All the above ये वहाँ पे दिया भी हुआ है. So here I have read these questions, all the topics, this questions even has been given here only. So here I am showing that one, the trade guarantee fund. You will able to see here only, and we'll going in back side, trade guarantee fund. See here trade guarantee fund, here that set a guarantee, 3 topics is there. So all these 3 mentioned in questions also. So इसलिए मैं बोलता हूँ वर्कबुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है. वर्कबुक आप जब तक पढ़ोगे नहीं, फिर आपको बिना वर्कबुक पढ़े आप अगर पेपर पास भी कर लेते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में, जब आप जाओगे ज्वाइन करने इंटरव्यू में, आप नहीं निकलेगा इंटरव्यू आपसे, ठीक. उसके बाद आप पेनाल्टी और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर फॉर्म डेरिवेटिव्स एक्सचेंज सेगमेंट अंडर सेबी एक्ट, SEBI stock broker regulation 1992 can take place. Yeah, in any of the above situations, the stock broker fail to pay fees. कैसे उनका जैसे ब्रोकिंग मेंबर वो फेल कैसे होगा? वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन इन द लास्ट, सस्पेंशन बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ये मैंने लास्ट पॉइंट ही था, मैंने पढ़ाई था अभी. एज डिफॉल्टिंग मेंबर्स क्लाइंट पोजीशंस कुड बी ट्रांसफर टू बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अनदर सॉल्वेंट मेंबर. डिफॉल्टिंग मेंबर्स क्लाइंट्स पोजीशन, एक जो मेंबर है उसके क्लाइंट्स के जो पोजीशन है वो डिफॉल्ट हो चुके हैं, कुड बी ट्रांसफर्ड अनदर सॉल्वेंट मेंबर बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसी और मेंबर को अंदर ट्रांसफर कर देगा. जिनके पास, जैसे अगर मैंने कहीं पे इधर अकाउंट खोला, एक ये क्या है, एक क्लियरिंग मेंबर्स हैं ये, ठीक है, ये एक मान लेते हैं एक ब्रोकर्स है, TL है, ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, और ये डिफॉल्ट हो चुके हैं. और एक यहाँ पे भी है जिनके यहाँ हमारा अकाउंट नहीं, यहाँ पे मेरा अकाउंट है, ठीक, ये TM है, यहाँ पे मेरा अकाउंट है, और ये भी एक TM है, ट्रेडिंग मेंबर्स है, बट मेरा अकाउंट नहीं है. लेकिन ये हो चुके हैं क्या, डिफॉल्ट, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं. तो अब क्या होगा, हमारा जो पूरा पोजीशन है वो हमारे पूरे स्टॉक्स इधर चले जाएंगे, इधर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ओके, सो या दिस इज द चैप्टर नंबर 8. आगे हम चैप्टर नंबर 9 पे जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस lecture, and now I am requesting to, if you like the video, you can subscribe channel and also share with your friends, those who are doing MCOM or BCOM, those who are basically commerce background, or either those who are interested to work in stock market. Thank you so much.